Good morning, dear students. Hope you will be fine. आप लोग कैसे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आशा करता हूं आपके परिवार के सभी सदस्य भी कुशल होंगे। मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि 21 अप्रैल से आगे 27 अप्रैल तक हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन वह फ्री रहेगा। हर बच्चों के लिए फ्रीली वॉच कर सकते हैं एज ए ट्रायल क्लास, और सारे जीएस के सिलेबस के बारे में समझाया जाएगा। कोर्स के बारे में डिटेल बातचीत की जाएगी। किस तरह से ये प्रोग्रामिंग होगा, सारा कोर्स उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन पढ़ाई भी होगी विधिवत रूप से, स्टेप बाय स्टेप। ये सारा 27 के बाद चलेगा, लेकिन टिल 27 भी आप पढ़ते रहेंगे, सीक्वेंस में ही चलेंगे, सीक्वेंस नहीं टूटेगा। बट 27 के बाद ये रिपीट हो जाएगा जो 21 से 27 के बीच हुआ है, ताकि बच्चे जो भी आएंगे फ्रेशली उनको कोर्स अवेलेबल हो। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करनी है। ये वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जीके। जैसा कि आप जानते हैं, जीके और करंट अफेयर्स दो अलग चीज़ें हैं। जो करंट अफेयर्स है वो एक पार्ट है, जीके भी एक पार्ट है, और ये दोनों मिलकर के और अदर सब्जेक्ट मिलकर के जीएस का पार्ट बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी के एग्जाम्स आ रहे होंगे, लेकिन आपको भी मालूम है कोई भी एग्जाम्स फिलहाल नहीं होने वाला है। सारे एग्जाम्स कैंसिल होने जा रहे हैं। जो कुछ हो चुके हैं, कुछ कैंसिल होने जा रहे हैं। तो घबराइए मत। ये मान के चलिए कोई भी एग्जाम होगा तो जुलाई से पहले होने की संभावना नहीं लगती। पर चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। सवाल है अब कि हम लोग कोर्स कैसे डील करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी का, जितने भी स्टूडेंट्स इसे वॉच कर रहे हैं, स्वागत है और शुभकामनाएं। हालांकि शुभकामनाएं फिलहाल मुझे भी जरूरत है आपसे, समझ रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। 3 टॉपिक। टॉपिक 1 बात जो होगी वो होगा करंट अफेयर्स। सेकंड जो होगा जीके, और जीके पे जो बात होगी वो अप्रैल मंथ के बारे में बात होगी। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, कोर्स सब्जेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन फिर सुनिए, जो कुछ भी आप पेज पर, पोर्टल पर जाकर के स्क्रॉल किया होगा, देखा होगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, क्विज के बारे में ब्रोशर आपने पढ़ा होगा, और जो जीएस फाउंडेशन स्पेशल कोर्स का शेड्यूल है, सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज। टाइम वहाँ नहीं होगा, टाइम तो मैं अब आपको बताऊंगा। तो वो सब अवेलेबल है। उसमें भी किसी को सलाह, सजेशन की ज़रूरत है तो बताइएगा। अब रही बात, जो हम पढ़ाएंगे वो लाइव क्लास भी होगा, रिकॉर्डेड क्लास भी होगा। 5 डेज वीक क्लास होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जो 6th डे है, सैटरडे, वो स्पेशल एक क्लास है। वो ये, अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप डिमांड करते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर कुछ दृष्टिकोण डालिए, इनलाइटेंड करिए, प्रकाश डालिए, तो हम उस पर बात करेंगे। किसी भी बच्चे का कोई क्लास छूट गया है, बैकअप क्लास है, बैकअप क्लास हम रखेंगे। किसी भी बच्चे को एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे पेड सर्विस में आके या अनपेड सर्विस का हो, एडिशनल टॉपिक की ज़रूरत है, हम उस पर बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें सैटरडे के लिए रख दिया है। कोर संडे फ्री रहेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जैसा कि हमने सोचा है टाइमिंग के बारे में, तो ऑफलाइन जो मैं क्लास लेता हूँ नजफगढ़ में खुद, वहाँ पर मेरी क्लास का 3-4 बैचेज हैं, शेड्यूल हैं। उसको मैं थोड़ा सा रीशेड्यूल करूँगा।
और वहाँ मॉर्निंग में 8 से लेकर के 12 साढ़े 12 तक की क्लास होगी। फिर दोपहर में 12:30 से लेकर के 3 बजे का एक गैप होगा और 3 से 6 बजे की क्लास होगी और 6 के बाद फिर क्लास गैप हो जाएगा। तो हम ऑनलाइन के लिए आपके लिए क्लास का समय निकाल लेते हैं। ऑनलाइन क्लास की जो टाइमिंग होगी, लाइव क्लास होगी 1 से 3 दोपहर में, रात में 9 बजे से 11 बजे। और जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा हम क्लास की टाइमिंग बढ़ाएंगे, एडिशनल क्लास भी देना शुरू कर देंगे, पर ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब समझिए, जो जीएस फाउंडेशन स्पेशल कोर्स हमने रखा है उसमें विषय क्या होंगे और किन किन के लिए ये लाभकारी होगा, प्रॉफिटेबल होगा, बेनिफिशियल कौन कौन होंगे, तो सुनिए। ये जीएस स्पेशल फाउंडेशन क्लास, जिसे आप सोशल स्टडीज के तौर पे भी कह सकते हैं, सोशल साइंस कहिए, नया नाम सोशल साइंस हो गया है। आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, पैरामिलिट्रीज एग्जाम, सीपीओ सो कॉल्ड, स्टोनोग्राफर का एग्जाम, आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम, यूपीएससी का कोई भी लेवल का एग्जाम, इवन गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के लिए भी एक इंटरनल टेस्ट होता है 200 क्वेश्चन जीएस का, उसका भी कवर करेगा ये। प्लस टीचर स्पेशल, आई वुड लाइक टू बी हाईलाइट, जेआरएफ तैयारी जो करते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम नेट की तैयारी करते हैं, सी टेट की तैयारी करते हैं, स्टेट्स की तैयारी करते हैं, आर टेट की तैयारी करते हैं, एच टेट की तैयारी करते हैं, यू टेट की तैयारी करते हैं, बिहार के टेट की तैयारी करते हैं, अदर्स वन। इसके अलावे जो नेट है, पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है, सी टेट है। सी टेट में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए और 11th-12th क्लास के लिए, इन सब के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, क्लैट के लिए, बैंकिंग एग्जाम जो होते हैं, बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का, उसमें जो जीके जीएस का पार्ट आता है जनरल नॉलेज के नाम से, और उसी में एक सेक्शन जो फिर इकोनॉमिक का, फाइनेंस का आता है, मार्केटिंग का आता है सवाल, इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स आते हैं, उन तमाम चीज़ें, और करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक, फिनेंशियल कंसर्न स्पेशली, वो भी यहाँ पे कवर होगा। कहने का मतलब जीएस जहां कहीं भी है सब कवर हो रहा है, तो सभी के लिए। एक स्पेशल बात है ये कि जो एनसीईआरटी की क्लास की किताबें हैं, बेसिकली तो 6th क्लास से 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी पब्लिश करती है बुक, तो एनसीईआरटी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सभी क्लास की किताबें ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ठीक है, साइंस एंड टेक रिलेटेड, ये सभी इस पर आ जाएंगे। उन सभी को चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस निकालेंगे, और जो मेरा टेस्ट सीरीज है वो सभी जो पढ़ा रहे हैं उन सब का एक तरह से निचोड़ है, एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, और टीचर्स, आईएएस, पीसीएस सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस उसका आप दीजिए, इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ें और समझना है, वो ये कि मंडे को कौन सा होगा, तो मंडे करंट अफेयर्स रखा है, ट्यूसडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे पॉलिटिकल साइंस, थर्सडे ज्योग्राफी, फ्राइडे इकोनॉमिक्स, और सैटरडे जैसा मैंने कहा ऑन डिमांड एडिशनल। तो इस तरह से सब्जेक्ट को किया है। अब हर दिन 3 वीडियोस आप देखेंगे, 45 मिनट्स का कोर सब्जेक्ट का वीडियो, फिर 45 मिनट्स का एक कोर सब्जेक्ट का वीडियो, और फिर एक 30 मिनट्स का करंट अफेयर्स एवरी डे दे देखेंगे, उसमें कभी कभी जीके भी होगा। कोर सब्जेक्ट में हमने करंट अफेयर्स को भी रखा है, उसको भी एक कोर सब्जेक्ट रखा है। इस तरह से 5 कोर सब्जेक्ट आपके हो गए, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। एडिशनल में आपके सब्जेक्ट चलते रहे। अब दूसरी बातों पर ध्यान दीजिए। टाइमिंग के लिए बता दिया, शेड्यूल वीकली क्या होगा बता दिया, वीडियोस कितने आप रोज वॉच करेंगे ये भी बता दिया, लाइव क्लास भी होगी, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास नहीं। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा क्योंकि मैं इंटरेक्शन में बिलीव करता हूं। लाइव क्लास के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2-3 दिन में आप लाइव क्लास भी देखना शुरू कर देंगे। डायरेक्ट 1 से 3 में, 9 से 11 में लाइव क्लास चलेगी। कोई और टाइम आप लोग सुझाएंगे तो उस टाइम पर भी हो जाएगा, तो लाइव क्लास भी शुरू होगी, बस 2-3 दिन के भीतर। हाँ, अभी आप लेक्चर जैसे सुन रहे हैं, पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आपको बोर्ड पे लिखने वाली जो बातें होती हैं तो बोर्ड वर्क भी देंगे, अदर मैप्स के डायरेक्शंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावे अन्य जो चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़, वो बढ़ जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से मैं घर से आपको सर्विस दे रहा हूं, कुछ सुनिश्चित व्यवस्था के तहत। आप भी जान रहे हैं, कम से कम इंटरेक्शन बना रहेगा, जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं, बातें ये चलती रहेंगी। फीस मैंने बहुत ही कम रखा है। फीस 3000 है। ये 225 घंटे के कोर्स का 5 to 6 मंथ का ये कोर्स है। 2 आवर्स डेली है, 6 days वीक है आपका, और फीस 3000 है। लेकिन हमने इसे डिस्काउंट करके अपने तमाम बच्चों के लिए सिर्फ 1799 रुपीज फीस रखा है, जिसे आप पेड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल से भी इसको कनेक्ट कर दिया है, तो यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं। रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से यूट्यूब है। बाकी तमाम चीज़ें हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रैल मंथ चल रहा है 2020, और 2020 को हम कैसे याद करें, अप्रैल मंथ को कैसे याद करें? तो कुछ नहीं, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ देखिए। 2020, अगर हम 100 साल पीछे जाए तो 1920, और आपको याद आ गया होगा खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, इतिहास गवाह है। 1920 से 1922 को देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट का एक चलन है। हालांकि समवेयर्स पीपल आर सेइंग कि 1919 से ही शुरू हो गया, पर कोई इशू नहीं है, गोइंग ऑन है। मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको मालूम है लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना भी 1920 में हुई थी। ये अलग बात है कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया, यूएनओ, तो लीग ऑफ नेशन खत्म कर दिया गया, ऑटोमेटिकली डिवाइज्ड हो गया। तो याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना हुई थी लेटेड। और हमें यह देखना है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अप्रैल मंथ की बात करें। अप्रैल में 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7th, 8th, 10th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21st जो आज है, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 28th, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बट हाउ? लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कैसे। तो 1 अप्रैल, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। बट होम, किसका फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भारत में फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर को 3 तरीके से, जितने भी गवर्नमेंट हैं, ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट, ऑल यूटीज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है, 31 मार्च को। जितने भी बैंक्स हैं, कॉरपोरेट्स, कंपनीज है,
इन सभी का, और बैंक से मेरा अभिप्राय कमर्शियल बैंक से, शेड्यूल बैंक से, इसे रेगुलेटरी बैंक से आई मीन आरबीआई से ना जोड़े। तो सभी बैंकों का, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट बैंक हो, कॉरपोरेट सेक्टर्स के कंपनीज हो, सबका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फिनेंशियल ईयर। आरबीआई का 1 जुलाई से शुरुआत होती है। अगले पॉइंट पर आए, 1 अप्रैल 1936 को हम देखें तो ये ओडिशा एज ए स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। सो 1 अप्रैल ओडिशा का स्टेटहुड डे भी है। यू नो, स्टेटहुड डे, जब किसी राज्य की स्थापना होती है तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग? स्टेटहुड डे, यानी फाउंडेशन डे ओडिशा का। अब आइए 1 अप्रैल 1935, 35, you know everyone, the Federal Bank of India, established at Kolkata, have a status regulatory bank, central bank. After some times later, 1 साल के बाद लगभग, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता से बॉम्बे, सोकल मुंबई आ गया। तो आज मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो आरबीआई का फाउंडेशन डे वही है 1 अप्रैल 1935। अब उस वक्त इसका नाम फेडरल बैंक ऑफ इंडिया था, हिंदी में भारत का संघीय बैंक। आज उसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने देखा 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के कंसर्न में सवाल आया, आरबीआई के कंसर्निंग सवाल आए, किस स्टेट का फाउंडेशन डे है वो आया, नहीं, ऐसे ढेर सारी चीजें आती रहेंगी। अब दूसरी बात करें हम 1 अप्रैल के संदर्भ में, याद करिए 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में, उसके जो 5 रिमेनिंग एसोसिएट बैंक थे वो मर्ज हो गया, और एसबीआई 2017 में इसके मर्जिंग के बाद वर्ल्ड का टॉप 50 बैंक में शुमार हो गया, यानी इंक्लूड हो गया। आज इंडिया का वो सबसे बड़ा बैंक है। अब 1 अप्रैल को दूसरे ढंग से देखें तो 1 अप्रैल का संदर्भ यहां पर और भी कुछ है। वो क्या? तो 1 अप्रैल 2020 को आपको ही मालूम है, जो कुछ बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उसको मर्ज करके फाइनली 5 बैंक बनने वाला है। तो सबके प्रोसेस स्टार्ट हो गए, 1 मई से प्रक्रिया शुरू हो गई, बट फाइनलाइज करने में ओवरऑल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं, पर आप इसे क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। तो 1 अप्रैल की ये कहानी है, जाने दीजिए। और भी ढेर सारे हैं, पर एज ए इंट्रोडक्टरी तौर पर हम कह रहे हैं, तो हम इसे सभी चीजों को अभी नहीं लाते। नेक्स्ट लुक, 2 अप्रैल की बात करें, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1990, यानी 2 अप्रैल 1990 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड हुआ ऑफ इंडिया, यानी सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, एट मुंबई। तो आपको मालूम है 2013 में हमारी मनमोहन सरकार की सरकार थी, यानी मनमोहन जी की सरकार थी, और उन्होंने इस स्मॉल बैंक को एक और एडवांटेज जोड़ दिया कि अब आप सिर्फ माइक्रो लेवल के, ठीक है, बैंकों को या इंडस्ट्री को कर्ज नहीं देंगे, अब आप मीडियम रेंज के भी इंडस्ट्री को कर्ज देंगे। तो चलिए वो अलग इशू है, डिटेल जब होगा तो होगा। तो याद रखिएगा सिडबी का फाउंडेशन 2 अप्रैल। अब आ जाइए 3 अप्रैल। 3 अप्रैल क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। तो 3 अप्रैल का कोई खासियत नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं 4 अप्रैल, दैट इज इंपॉर्टेंट। 4 अप्रैल 1949 को NATO, नाटो की स्थापना हुई। नॉर्थ, ठीक है, नाटो यू नो एवरीवन, अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, एक उस टाइम में मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, आज भी है।
और सच पूछा जाए तो अमेरिका के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई और उन्हीं को एसोसिएट किया गया जो नॉर्थ अटलांटिक को टच करते हैं और जो रशिया के कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, जो डेमोक्रेटिक वे में चलते हैं। और इसका एक खास मकसद क्या था? तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ रहा था उसको चेकआउट करना, उसको रोकना। तो नाटो की स्थापना, इट इज कंसीडर्ड बाय वर्ल्ड हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल वीट पर्सन कि दिस इज द एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो रूस और अमेरिका के बीच का शीत युद्ध का आरंभ 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना से माना जाता है। और नाटो की स्थापना हुई, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। तो इसका पूछता है कि कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। लेकिन अब 1993 के आसपास ब्रुसेल्स से हटा करके एक छोटा सा टाउनशिप है उसी बेल्जियम में, जो वहां चला गया। तो ब्रुसेल्स अगर नहीं हो ऑप्शन में तो ऑप्शन होगा मॉन्स। तो मॉन्स पे टिक लगा के आइएगा। और ये है, बड़े लेवल के एग्जाम में मॉन्स ऑप्शन देता है, ब्रुसेल्स गायब ही कर देता है। तो 4 अप्रैल का ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा, 4 अप्रैल को हम इंडिया में एक और चीज मनाते हैं, माइंस अवेयरनेस डे। अच्छी बात है, लाखों लोग खनन उद्योग से जुड़े हैं, माइनिंग एक्टिविटी से जुड़े हैं। और माइनिंग एक्टिविटीज भारत जैसे देश पे अभी भी बहुत ही लो स्टैंडर्ड के संदर्भ में टेक्नोलॉजी लगती है और बहुत सारे लेबर को बहुत तरह की परेशानियां, हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं और खतरे भी हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं जान पर भी बनाती है। तो उनके लिए काम करना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, उनको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बनी रहती है, उन सबको देखना चाहिए। इसलिए माइंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। दैट्स गुड। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 7 तारीख के लिए। 7 अप्रैल जो है उसका इंपॉर्टेंस है। 7 अप्रैल 1948, यू नो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? तो ऑब्वियसली 7 अप्रैल को होता है, ये मतलब। तो 7 अप्रैल 1948। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है WHO का? तो जेनेवा में। अब जानते हैं ये WHO के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि चाइना ने काफ़ी सपोर्ट किया था जनाब को, उनके महानिदेशक को अपॉइंट करवाने में, सेलेक्ट करवाने में, तो उनके फेवर में आ गए। और जिस वजह से कोरोना वायरस फैला, वो विवाद का विषय है, वो आगे हम डील कर लेंगे, करंट अफेयर्स के इशू में डील कर लेंगे। अब रही बात 8 अप्रैल। 8 अप्रैल का दो इंपॉर्टेंस, वैसे तो 3-4 इंपॉर्टेंस है, तो चलिए देखते हैं। यू नो एवरीवन, 8 अप्रैल, यू नो, मंगल पांडे को 1857 में फांसी पड़ी थी। तो 8 अप्रैल को फांसी जब पड़ी तो कहाँ थे वो जनाब? जस्ट फॉर लिसनिंग, मंगल पांडे जो भारत के प्रथम शहीद, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, और उन्होंने 29 मार्च 1857 को, मालूम ही है, बैरकपुर कैंटोनमेंट में थे वो, ठीक है, बैरकपुर छावनी में थे। वहां उन्होंने बगावत की थी ग्रीस कार्टरीज को लेकर के, एनफील्ड राइफल को लेकर के। तो उस बगावत के संदर्भ में 29 मार्च उनका बगावत की तारीख है और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। तो उनको जो फांसी दे दी गई तो ये शहीद कहलाए। तो याद रखना है, 8 अप्रैल मंगल पांडे का शहीद दिवस भी है। मंगल पांडे को फांसी पड़ी थी, ये सवाल बनेगा और बनता है बेटा।
अब इस 8 अप्रैल को वहां से उठा करके दूसरी जगह लेके चले। 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने मिल करके सेंट्रल असेंबली हॉल, जो आज का पार्लियामेंट है, सेंट्रल असेंबली हॉल में लो इंटेंसिटी का एक बॉम्ब फेंका था, थ्रो ए बॉम्ब, जिसका मकसद क्या था? बहरों को सुना, अर्थात पब्लिक सेफ्टी बिल जो आया था जिसमें बहुत सारी खामियां थी, उसके अगेंस्ट हमने बहुत आवाजें दी पर नहीं सुने, तो हम लोग जाके बॉम्ब फेंका। इरादा मारने का नहीं था, बस इतना था कि ये प्रेस में छपे और लंदन तक ये बात जाए, और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारी सुनते नहीं थे, ताकि लंदन में बैठे जो साम्राज्य सम्राट हैं वो सुन सके कि भारत में किस तरह से प्रशासन किया जा रहा है। इस ख्याल से इसलिए इसको क्या कहा? बहरों को सुनाने के लिए। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में, कब? तो 8 अप्रैल को ही बॉम्ब फेंका था। तो वेल में फेंका जहां कोई नहीं होता, जानबूझ करके। मुकदमे चले पर दोनों को रिहा कर दिया गया, तो इस मामले में उनको फांसी नहीं पड़ी, ये ध्यान में भी रखना है। 8 अप्रैल का एक ये हो गया। अब इस 8 अप्रैल को आगे लेके चलते हैं। 8 अप्रैल 2015 हमारी मोदी सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, 8 अप्रैल 2015 को एक बैंक स्थापित किए। MUDRA, मुद्रा बैंक। MUDRA, मुद्रा बैंक का तो फुल फॉर्म मालूम होगा। तो मुद्रा बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, याद रखिए। तो मुद्रा बैंक की स्थापना का संदर्भ कभी भी पूछे कब है, तो 2015 8 अप्रैल। और मुद्रा बैंक ने करोड़ों लोगों को स्टार्टअप के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोन प्रोवाइड किया है, जिसकी 3 श्रेणियां भी होती है, मालूम ही है आपको। अब रही बात, मुद्रा बैंक वाकई में फिजिकल लेवल पर भी उसका कोई बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, ब्रांचेस है? नहीं। मुद्रा बैंक है एक व्यवस्था, एक फाइनेंशियल सर्विस की तरह है, लेकिन इसके थ्रू जो लोन मिलता है तो वो हर बैंक में या पर्टिकुलर बैंक के पर्टिकुलर ब्रांच में उसका एक काउंटर होता है, जहां से मुद्रा बैंक के संदर्भ में आप लोन ले सकते हैं। तो उसका कोई अलग स्पेशल बिल्डिंग नहीं है, ये ध्यान रखें। एक काउंटर है, एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। चलिए डिटेल बाद में करेंगे मुद्रा बैंक के बारे में, जब इकोनॉमिक्स में आएंगे, बैंकिंग में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं 10 अप्रैल। 10th ऑफ अप्रैल, एज यू नो दैट 10 अप्रैल का इंपॉर्टेंस ये है कि जर्मनी में एक डॉक्टर हुए, हैनीमैन, बड़े लंबे नाम है उनके, सैमुअल क्रिश्चियनसन हैनीमैन। तो हैनीमैन का जन्म, और उन्होंने जो चिकित्सा पद्धति इजाद की वो क्या कहलाया? होम्योपैथ, होम्योपैथी। होमो मतलब होता है बराबर का, तो याद रखिएगा होम्योपैथी। ये एक चिकित्सा पद्धति है जो जर्मनी में मिस्टर हैनीमैन ने इजाद की। तो उनके जन्मदिन को हम लोग हैनीमैन डे या होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये है आपका 10 अप्रैल। बात करते हैं हम 12 अप्रैल की, इंपॉर्टेंट है। 12th ऑफ अप्रैल 1945 अमेरिका में राष्ट्रपति हुए, जो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास रहा, जो 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कब? आफ्टर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो 1933 में राष्ट्रपति बने और न्यू डील पॉलिसी की भी शुरुआत उन्होंने कर दी, वहां से मंदी को दूर भगाने के लिए। और लगातार 4 बार प्रेसिडेंट बने। उस टाइम में ऐसा रूल नहीं था कि कोई 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, वो तो बाद में आके रूल बना। तो 4 बार लगातार प्रेसिडेंट रहे फ्रैंकलिन डे रूजावेल्ट। तो फ्रैंकलिन डे रूजावेल्ट 4 बार रहे। चौथी बार में वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 12 अप्रैल 1945 को डेथ कर गए। आप कहेंगे कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति डेथ कर गए, हम क्यों याद करें कब डेथ कर गए? हमें तो सिर्फ
फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट से इतना ही चाहिए था, क्या, कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन। आपके मन में ये आए, बिल्कुल ये क्वेश्चन है उनका। दूसरा, हु इंट्रोड्यूस न्यू डील पॉलिसी इन अमेरिका। अमेरिका में आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए किस राष्ट्रपति ने नव व्यवहार नीति को अपनाया। ये दो क्वेश्चन है, पर मैं आपको बता दूं, उनके लिए तीन चार क्वेश्चन हैं। जब आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यूएनओ शब्द किसने एडवाइस किया, तो उन्होंने ही कहा था। तो यूएनओ नाम जो है आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने का दिया हुआ है। तीसरा, ये जो टेडी बियर बाजार में आता है, ठीक है, तो टेडी बियर जो कहते हैं उसको टेडी क्यों कहते हैं, तो रिमेंबर मिस्टर रूजवेल्ट जो है, उनके नाम में टेडी शब्द भी आता है, तो उनके नाम का एक पार्ट टेडी टेडी बियर में रखा जाता है। कहेंगे क्यों, तो बस यूं समझिए कि वो शिकार पर गए थे और उन्होंने एक भालू का शिकार किया। भालू घायल होते होते गन्ने के खेत या जहां भी वो चला गया, और वहां ये लोग शिकारी लोग पहुंचे तो देखा कि भालू मादा थी और उसके एक बच्चे भी थे। भालू मर गई और वो छोटे बच्चे पर इनको दया भाव आ गया और उसको उठा करके अपने प्रेसिडेंट हाउस में या गवर्नर जब थे गवर्नर हाउस में ले आए और देख रेख करने लगे, और उनके जो परिवार के बच्चे थे वो उससे जुड़ गए। लेकिन भालू तो निर्भक्षी है, बड़ा होने पर दिक्कत किया तो उसको चिड़ियाघर में रखवाए। बच्चे ने जिद किया, भालू भालू भालू, अब क्या करें। इन दैट रिस्पेक्ट एक टेडी बियर खिलौने के रूप में बनाया गया और उनसे परमिशन लेके उनके नाम को डाला गया, तो टेडी बियर। तो देखा जाए लड़कियों का तो पसंदीदा खिलौना है टेडी बियर, नहीं, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से वो है। लेकिन चलिए इन सब से अटलांटा चार्टर्ड याद करिए 1942। अटलांटा चार्टर अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर हमारे विश्व के कुछ बड़े गण्यमान्य नेताओं ने बैठक की और उनमें यह सुझाया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसका अंत होना जरूरी है, और यूरोप के जो पावरफुल कंट्री हैं, यूरोप के किसी देश को उपनिवेश ना बनाए, उन्हें कॉलोनिज्म से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अटलांटा चार्टर पे बात हुई, उसमें भी वो थे जनाब। रिमेंबर, हम लोगों ने भी कहा कि अटलांटा चार्टर हम एशिया अफ्रीका देशों में भी लागू हो, पर उन्होंने कहा यह यूरोप के लिए है। देखिए डबल स्टैंडर्ड पर चलिए। अब ये जो रूजवेल्ट साहब हैं एक और जगह होंगे, तो ध्यान में रखना है, यही रूजवेल्ट साहब हैं जो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई, आईएमएफ की जो स्थापना हुई, उन सब के लिए भी बातचीत में मौजूद थे। वो बहुत अच्छा चाहते थे पर हो न सका उतना, पर चलिए। लेकिन अब सवाल है उनकी मृत्यु हमारे लिए महत्व कैसे रखती है। तो 12 अप्रैल 1945 को वो डेथ कर गए इन ऑफिस, यानी कि पद पर रहते हुए। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन। आपको ही मालूम है 9 अगस्त 1945 अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम एट हिरोशिमा एंड नागासाकी, सिटी ऑफ जापान। याद रखिएगा 12 अप्रैल को ये डेथ कर गए और मई जून जुलाई अगस्त में एटम बम ड्रॉप करता है अमेरिका जापान पर। तो कोई ना कोई इनके बाद राष्ट्रपति बना होगा। हाँ, मिस्टर ट्रूमैन बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सवाल ये आता है बेटा, कई बार आया है कि जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम ड्रॉप किया, गिराया, तो उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ऐसे ही सवाल आएगा। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन द एटम बम ड्रॉप्ड ऑन जापान। तो एक्चुअली लक्स साबुन की तरह हम लोगों के जुबान पर फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट होते हैं, तो रूजवेल्ट पे टिक लगाते थे बच्चे, जो गलत है। ट्रू मैन था। सवाल टेढ़ा करके भी पूछता है, वो ये, हु वॉज द प्रेसिडेंट हु गिवन ऑर्डर टू ड्रॉप एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हु वॉज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। रूजवेल्ट भी होगा नाम और ट्रूमैन पे टिक लगाइए। तो बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना बन के उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं
क्योंकि ये सर्टिफाई हो गया ना कि वो नहीं थे। नेक्स्ट कौन था उसको सर्च करो, तो बस ऐसे निकाल लीजिए, सर्च आउट कर लीजिए। तो चलिए, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 12th ऑफ अप्रैल। अब बात आगे बढ़ाए। अब हम देखें बेटा, तो 13 अप्रैल का इंपॉर्टेंस, यू नो एवरीवन, 13 अप्रैल वैसे तो हमारे सिख समुदाय के लोग, पंजाब के लोग, और लगभग समझिए हर लोग, अब तो हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उत्सव है, गाला डे है, तो सब मिलेंगे। हम लोग मनाते हैं क्या? बैसाखी उत्सव। बैसाखी हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, एग्रीगेरियन सोसाइटी का फेस्टिवल है। ये कृषक समुदाय का है। फसल काटने की शुरुआत करते हैं बैसाखी उत्सव से। तो याद रखिएगा, तो बैसाखी एक तो कॉमन बात है। पर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड महाशक्ति, ये जो हुआ था, वहां पे सवाल है। तो याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, अभी अभी देखिए 100 वर्ष पूरे हुए, 101 वर्ष पूरे हो गए इस दुर्घटना का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ, आपसे पूछता है। इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ। उस वक्त पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। रीजन, क्योंकि आपको मालूम ही है, जो एक एक्ट आया था जिसको हम लोगों ने कहा काला कानून, उस कानून के खिलाफ हम लोगों ने जो है देशव्यापी हड़ताल किया था। जहां तहां अराजकता छाउस थी, तो उसे पंजाब में भी हम लोगों ने तूल दिया। तो पंजाब में भी मार्शल लॉ लागू था। और उस टाइम पंजाब स्टेट का जो गवर्नर था, उसका नाम क्या था, ये पूछता है। और अमृतसर शहर का पुलिस कमिश्नर कौन था, ये नाम पूछता है। और दोनों के नाम के टाइटल्स डायर है। तो एक ओ डायर है, एक आर डायर है। तो गवर्नर ऑफ पंजाब ओ डायर, पुलिस कमिश्नर ऑफ अमृतसर आर डायर। तो ओ डायर ने मार्शल लॉ लागू किया था, और आर डायर पुलिस कमिश्नर था अमृतसर का। और हमारे अमृतसर के दो गणमान्य लीडर थे, जिन्हें सरकार ने, प्रशासन ने हाउस अरेस्ट, नजरबंद कर दिया था। और हाउस अरेस्ट जो किया, तो रिमेंबर, एक थे डॉक्टर सतपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों हमारे नेता थे। हम लोग चाह रहे थे उन्हें छुड़ाएं, पर कैसे? इसी संदर्भ में बैसाखी का त्योहार था, बैसाखी का मेला था, और कहीं ना कहीं ये बात थी कि हम लोग मेले में इकट्ठे होंगे और बातचीत करेंगे, तो हो सकता है हमला बोल के छुड़ा लें। ऐसी बातें सुनी जाती। कुल मिला के बात ये हुई कि मार्शल लॉ लागू होने की वजह से चार आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन फेस्टिवल का बहाना बना के हम लोग वहां इकट्ठा हुए और ये प्लान कर रहे थे। लेकिन आपको भी मालूम है, एक पर एक लोग होते हैं। तो जनाब एक व्यक्ति विशेष ये सूचना दे दिए कि कुछ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा और इस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है। तो पुलिस कमिश्नर आ गए, और पुलिस कमिश्नर ने जो है बिना चेतावनी दिए गोली चला दी। इसकी जांच हुई, और जांच हुई तो उसको कहते हैं विलियम हंटर कमीशन की जांच हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड विलियम हंटर, जिसमें दो भारतीय भी थे, पर ना के बराबर थे, उन्हीं के थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे। जो भी है, उस रिपोर्ट ने क्लियर कहा कि, रिपोर्ट कहता है बहुत सिंप्लीफाइड में है कि 1600 राउंड गोलियां चली। 16, एक गोली को एक राउंड कहते हैं, 1600 राउंड गोलियां चली, जिसमें 1200 लोग घायल हुए, 379 पीपल मारे गए। हम लोगों ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया, और फिर हम लोग चले गए कहा, असहयोग आंदोलन में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चले गए। पर लेट इट गो। जलियांवाला बाग का अपना इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखिए।
अब आ जाते हैं बेटा 14 अप्रैल, एज यू नो दैट 1891 में हमारे महान पुरुष, जिन्हें कुछ लोग दलितों में बांध के रख दिए, हाँ गर्व करने की बात है, पर बेटा वो विश्व स्तरीय नेतृत्व करने वाले नेता हुए, नई चेतना को जगाने वाले नेता हुए, पुराने दकियानुसी सोच को छोड़ करके नई सोच को बढ़ाने वाले, पैदा करने वाले, नई दृष्टिकोण देने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को एक धर्म के रूप में आगे बढ़ाने वाले, नेतृत्व करने वाले नेता हुए बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, जो 1891 में जन्म लिए। वो उनका जन्मदिन अंबेडकर जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। बहुत कुछ उनका दिया हुआ है, आगे किया हुआ है, नो डाउट। और अंबेडकर जयंती भी हम लोग मनाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और बहुत सारी बातें, उनके विचार बहुत अच्छे अच्छे हैं। और अंबेडकर के ही गुरु थे ज्योतिबा फूले, यानी ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले। तो ये चीज है। बाय द वे, बात को आगे बढ़ाएं तो अंबेडकर जयंती है, और इसी 14 अप्रैल को होता है क्या, नेशनल फायर एक्सटिंग्विश डे, राष्ट्रीय स्तर पर होता है अग्निशमन दिवस। तो अग्निशमन दिवस मनाते हैं, और 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह हो जाता है, ये ध्यान में रखना, अग्निशमन सप्ताह। प्लस 14 को कुछ भारत के राज्यों में अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, सबका मूल एक है, सब एग्रीकरियन सोसाइटी का है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, नए वर्ष की शुरुआत होती है, फसल काटने से होती है। तो देखते हैं 14 को बिहार और उसके आसपास के राज्यों क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, जो झारखंड भी काउंट कर सकते हैं आप, क्या मनाए जाते हैं, तो जूर शीतल। 14 अप्रैल को ही मनाते हैं केरल में विशु, कृष्ण की पूजा होती है। 14 अप्रैल को ही मनाते हैं हमारे झारखंड के संथाली समुदाय के आदिवासी लोग सरहुल। 14 अप्रैल को ही असम में बिहू मनाते हैं, बिहू 3 होता है, 3 अलग अलग सीजन में, तो ये एक बिहू है, मनाते हैं। प्लस बेटा बैसाखी एक दिन पहले मनाई जाती है। तो देखा आपने, बहुत सारा है, हर जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। अब रही बात 15 अप्रैल, तो ध्यान दें 15 अप्रैल 1980 को सेकेंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, इसका इंपॉर्टेंस है। और चूंकि ये समय अब 45 मिनट्स होने जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूं, और सेकेंड वीडियो जो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का होगा उसे इशू करता हूं बेटा, और उसके बाद तीसरा वीडियो हिस्ट्री पे आ जाता हूं। आज के लिए इतना, और कोई असुविधा हुई हो, समझने में दिक्कत हुआ हो, कहीं कुछ भी, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए अपने अनुभव, और अपनी सलाह भी दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, नमस्कार।